हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में आज जो अपना जो टॉपिक है वो है भाई भ्रूण कोशिका परिवर्धन। टॉपिक का नाम है भाई भ्रूण कोशिका, या इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं भाई, एम्ब्रियो सेक, कोशिका परिवर्धन मतलब इसका डेवलपमेंट। तो भाई इससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा है। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, हमने पढ़ा है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है वो ही किसका निर्माण करता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा ही क्या होता है, भ्रूण कोशिका निर्माण होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई इसका जो परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है। भाई ये होता है न्यूसेलस मतलब बीजांडकाय। तो हमने बताया था कि जो बीजांडकाय की भाई एक कोशिका होती है जो परिवर्तित होती है, प्रप्रसूत कोशिका 1 से 4 गुरु बीजाणु बनाती है। तो इसमें ये क्या होते हैं, बीजांडकाय होता है। इसमें 4 कोशिकाएं बन गई, जिसमें हमने बताया था केवल एक ही जो गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय रहता है। तो ये सक्रिय गुरु बीजाणु लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका होती है। बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमने बताया था कि भाई इसका काम क्या होता है, जो नष्ट हो गई जो कोशिका होती है इनका जो काम क्या होता है कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उसको पोषण प्रदान करने का होता है। अब जैसे ही जो सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है इसको पोषण मिलता है, मतलब इनसे जब पोषण मिलता है तो ये जो सक्रिय जो गुरु बीजाणु की जो कोशिका होती है आकार में बड़ी हो जाती है, इसमें स्पष्ट जीव द्रव्य पाया जाता है। तो सक्रिय गुरु बीजाणु हो गया। उसके बाद इसमें विभाजन होता है, जिसमें भाई इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है। तो इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। बीजांडकाय के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। 1 से 2 कोशिकाएं बन गई, मतलब 1 से 2 केंद्रक बन गई, मतलब इसमें क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, 1 से 2 केंद्रक बन गई। तो नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है भी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो 2 केंद्रक बन गए। तो ये जो अवस्था कहलाती है सक्रिय गुरु बीजाणु की द्विकेंद्र की अवस्था कहलाती है। भाई द्विकेंद्र की मतलब इसमें 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ। उसके बाद ये जो 2 केंद्रक होते हैं ये कहाँ, परिधि की तरफ चले जाते हैं, मतलब इसमें परिधि भाग की तरफ, विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद ये जो केंद्रक होते हैं इनमें दोबारा से एक विभाजन होता है, फिर 2 से 4 केंद्रक बनते हैं। तो जैसे इसमें और आगे इधर इस प्रकार से विभाजन हुआ तो भाई 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, इसको हम चतुष्केंद्रक अवस्था भी कहते हैं। अब इसके बाद पुनः ये जो 4 केंद्रक होते हैं इनके अंदर दोबारा से फिर क्या होता है, विभाजन होता है, और फिर 4 से क्या बन जाते हैं, 8 केंद्रक बन जाते हैं। 4 से क्या बन जाते हैं, 8 केंद्रक बन जाते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें विभाजन हुआ, 8 केंद्रक बन गए। अब जो 8 केंद्रक जब बन जाते हैं तो ये इसके अंदर क्या होता है, विपरीत ध्रुवों की तरफ चला जाता है। ये जो कोशिका होती है इसमें विपरीत ध्रुवों की, मतलब एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो विपरीत ध्रुवों के 4-4 के समूह में ये विभाजित हो जाती हैं। अब उसके बाद इनमें से जो 4 जो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट, मतलब अष्टांशक केंद्रक अवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई 4 केंद्रक इधर, 4 केंद्र ऊपर की तरफ हो गए। अब इनमें से जो दोनों जो पोल होते हैं, जो मतलब जो विपरीत ध्रुव होते हैं, इनमें से एक एक जो केंद्रक होता है मध्य भाग में आ जाता है, संलयित हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई जो विपरीत जो ध्रुव होते हैं इनमें से एक एक जो केंद्रक होता है कहाँ आता है, कोशिका के मध्य भाग में आता है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो कोशिकाएं बचती हैं, जो 3-3 केंद्रक बच गए, तो इनमें से ये वाली जो होती है साइड की, इसको हम पूरे को बोलते हैं एग एपरेटस। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अंड समुच्चय कहते हैं।
और जो अंड समुच्चय की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से जो मध्य जो कोशिका होती है वो होती है अंड कोशिका, और इसके जो साइड में जो होती है वो होती है भाई सहायक कोशिका होती है। और एक तरफ होती है एंटीपोडल, या जिसको हम बोलते हैं 3 कोशिकाओं का समूह, जिसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी सेल्स कहते हैं। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सैक, मतलब भ्रूण कोश कहलाती है। इस प्रकार इसमें सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा एक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो भ्रूण कोश होता है इसमें जो एंटीपोडल जो सेल होती है, जो एंटीपोडल जो सेल होती है निभाग भाग की तरफ होती है। ठीक है भाई, जो एंटीपोडल जो सेल्स या एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाओं का जो समूह का जो निर्माण होता है वो बीजांड के निभाग भाग की तरफ होता है। और जो अंड समुच्चय होता है, ये कंप्लीट 3 जो कोशिकाओं का समूह अंड समुच्चय होता है, ये कहाँ होता है, बीजांड द्वार भाग की तरफ होता है। मतलब बीजांड का जो बीजांड द्वार होता है उधर होती है। और इनमें कुल 7 सेल्स होती हैं। ये 7 सेल और 8 केंद्रक होते हैं इसमें। 7 सेल कौन सी भाई, 3 जो कोशिकाएं हो गई ये तो कौन सी होगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, और 3 ये कोशिकाएं होगी जिसमें से एक एग कोशिका, 4 सेल हो गई। 2 कौन सी हो गई, सिनर्गिड सेल्स मतलब सहायक कोशिकाएं, 3 4 2 6। और एक जो कोशिका होती है द्वितीयक केंद्रक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार एक भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये द्विगुणित केंद्रक अवस्था भी कहलाती है। तो यहां तक क्लियर है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि भ्रूणकोश परिवर्धन से पहले, भ्रूणकोश परिवर्धन से पहले भ्रूणकोश परिवर्धन से पहले सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु क्या कर लेता है भाई, आकार में वृद्धि कर लेता है, आकार में वृद्धि कर लेता है। इसमें रिक्तिकाएं बन जाती हैं, इसमें रिक्तिकाएं वैक्यूल्स बन जाती हैं। ठीक है, इसमें जो उसके बाद क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। हमने बताया कि इसमें जो केंद्रक पाया जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु ये विभाजन लेता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। तो केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है, द्वारा 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि जो भ्रूण कोश होता है इसमें विपरीत ध्रुवों की तरफ चल जाती है। जैसे ये पूरा भ्रूण कोश हो गया, इसमें विपरीत ध्रुव मतलब परिधि की तरफ चली जाती है। जो भ्रूण कोश के विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर अभिगमित हो जाती हैं, अभिगमित हो जाती हैं। ठीक है, अधिकांश कोशिका द्रव्य, अधिकांश कोशिका द्रव्य इन दोनों केंद्रकों के चारों ओर वितरित रहता है। इन दोनों केंद्रकों के चारों ओर वितरित रहता है।
उसके बाद दोबारा से जो केंद्रक होते हैं इनके मध्य समसूत्री विभाजन होता है, फिर 2 से क्या बन जाते हैं भाई, 4 केंद्रक बन जाते हैं। तो दोनों केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा ध्रुवों पर दो पुत्री केंद्रकों का, 2 और 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यह जो अवस्था होती है कौन सी कहलाती है, भ्रूणकोश की 4 केंद्र की अवस्था कहलाती है। यह 4 केंद्र की, मतलब इसमें 4 केंद्रक हो गए, यह 4 केंद्र की अवस्था कहलाती है। इसके बाद 4 केंद्र की अवस्था होती है, इसके बाद इसमें दोबारा से एक बार और समसूत्री विभाजन होता है और फिर 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो एक और समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्र की भ्रूणकोश बनता है, जिसमें 4 केंद्रक एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर होते हैं, भाई एक ये ध्रुव हो गया जिसमें 4 केंद्रक, एक ये ध्रुव हो गया जिसमें भी 4 केंद्रक, तो 4 केंद्रक एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। अब इनमें से नेक्स्ट में हम देखेंगे भाई जो प्रत्येक जो ध्रुव होता है इनमें से एक केंद्र कहाँ आता है, इसके मध्य भाग में आ जाता है। तो प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक मध्य भाग की ओर आ जाता है, इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य भाग में अंड समुच्चय के निकट आकर ये जो पूरा होता है क्या कहलाता है, अंड समुच्चय भाग, तो इसके निकट आ जाते हैं ये, तो अंड समुच्चय भाग के निकट आकर संयोजित हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। और जब ये संयोजित हो जाते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है, इनकी द्वितीयक केंद्रक अवस्था कहलाती है। और ये क्या बनाते हैं भाई, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, यहां तक क्लियर है भाई। अब इसके बाद दोनों ध्रुवों पर भाई कितने 3 केंद्रक रहते हैं, 3 केंद्रक रहते हैं। अब इसमें बताया था कि जो बीजांड द्वार भाग की तरफ तो क्या बनाते हैं, एग एपरेटस, मतलब अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो मतलब बीजांड द्वार ध्रुव के 3 केंद्रक
परिवर्धित होकर मतलब विकसित होकर क्या बनाते हैं, अंड समुच्चय बनाते हैं, अंड समुच्चय बनाते हैं। ठीक है। और भाग के या निभागीय ध्रुव के 3 केंद्रक क्या बनाते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाओं, प्रतिमुखी सेल्स में परिवर्धित हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद इस भ्रूणकोश में हमने बताया थी भाई कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, 7, और केंद्र कितने होंगे, 8। इस भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं, जिनमें से एक अंड कोशिका, जिनमें एक अंड कोशिका, व 2 सहायक कोशिका, 2 सहायक सेल, व 3 क्या होती हैं, एंटीपोडल मतलब प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, व भ्रूणकोश के मध्य में एक द्वितीयक केंद्रक होता है, एक द्वितीयक केंद्रक होता है। इसको हम द्विगुणित कोशिका भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, द्वितीयक केंद्रक होता है। तो इस प्रकार कोशिकाओं की बात करें तो भी कितनी होगी, 7 कोशिकाएं और केंद्रक 8 होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये था अपना भी टॉपिक भ्रूण कोशिका परिवर्धन।